हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस पे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी गंभीर होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने बलबन के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था, कुछ अन्य तथ्यों को बलबन के विषय में हम जानेंगे जो अछूते बलबन से हैं, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति आवश्यक हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह बलबन एक चालीसा के गुलाम का सदस्य होते हुए अमीर आखूर के पद पर, उसके बाद फिर नायब के पद पर और उसके बाद फिर सुल्तान के पद पर पहुंचता है। और इन बलबन एक अपने आप को ऐसी दैवीय शक्ति के रूप में अपनी प्रजा के सामने प्रस्तुत करता है कि वह खुद को एक दैवीय शक्ति का अंश मानता है। यानी जो बलबन ने अपना राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो दैवीय शक्ति से मिलता जुलता था। यानी कि राजा ही सब कुछ है, प्रजा के उसकी हर बात को मानना चाहिए, प्रजा को राजा के हित में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत से अपनी प्रजा को मंत्रमुग्ध कर रखा था अपने शासनकाल में। हालांकि होता क्या है, जब बलबन सत्ता हासिल कर लेता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ इनके सामने आती हैं। जैसे जो थोड़े बहुत चालीसा गुलाम के दल के जो सदस्य थे वो रह गए थे, उनका इनको विरोध झेलना पड़ता है। और हालांकि बलबन विरोध को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे सुधार कार्य करते हैं जिससे इनकी शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इनकी शासनकाल में जो एक सैनिक बल होता है बहुत ही मजबूत हो जाता है। इन्होंने एक सैन्य विभाग आरजे ममालिक की स्थापना की थी। तो दोस्तों आइए इनके विषय में हम आज कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन्होंने सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य संगीत और मद पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय होता क्या था दोस्तों कि जब सभाएं हुआ करती थीं, यानी कि जो सभाएं हुआ करती थी उसमें अमीर लोग जाके नृत्य समारोह होता था और उसमें मद लोग ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। तो इससे उनका आचरण बिगड़ता चला जाता था और वे एक विलासिता की ज़िंदगी में खोते चले जाते थे। तो बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सभाओं को, नृत्यों को, यानी कि सभाओं में जो भी अमीर वर्ग की जितनी भी सभाएं होती थी उन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। तो एक महत्वपूर्ण कार्य कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने पहली बार यानी अमीर वर्ग की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको याद रखना है कि गयासुद्दीन बलबन ने अमीर वर्ग की जो सभाएं होती थी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। सभाओं पर प्रतिबंध, अमीर वर्ग की सभाओं पर प्रतिबंध। अमीर वर्ग की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने यानी कि जो इनके वृद्ध सैनिक हुआ करते थे, यानी कि जो पहले से सैनिक वर्ग में जो शामिल थे और वो अब वृद्ध हो चुके थे, तो इन्होंने उन सैनिकों को यानी वृद्ध सैनिकों को पेंशन देना शुरू कर दिया। ऐसा ये पहली बार होता है सल्तनत काल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा शासक था, कौन सा सुल्तान था जिसने वृद्धों को पेंशन देना स्वीकार किया, तो गयासुद्दीन बलबन ने वृद्ध सैनिकों को पेंशन देना शुरू किया। वृद्ध सैनिकों को पेंशन देना शुरू किया दोस्तों, याद रहेगा ना। पेंशन देना शुरू किया किसने? बलबन ने। आपको ये खास तौर पे याद रखना है दोस्तों, वृद्ध सैनिकों को पेंशन देना शुरू किया
पेंशन देना शुरू किया, वृद्धों को पेंशन देना शुरू किया। हालांकि जो वृद्ध सैनिक होते थे उनको पेंशन देना भी शुरू किया और नए युवाओं को सेना में भर्ती भी किया, युवाओं को सेना में भर्ती किया। तो ये आपको बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, वृद्ध सैनिकों को पेंशन कौन देता है सल्तनत काल में? बलबन देते हैं। सभाओं पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कौन लगाता है? बलबन लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को सलाह दी थी कि जो अधिकारी वर्ग होता है, यानी कि सल्तनत का अधिकारी वर्ग होता है, प्रशासन वर्ग होता है और जो इसका सैनिक वर्ग होता है, वो एक शासन का एक कोष होता है, यानी कि जो राजकोष होता है सल्तनत का, वो एक उनके स्तंभ होते हैं, एक राज्य के, एक साम्राज्य के स्तंभ होते हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी एक की कमी हो जाती है तो ये हमारा सल्तनत यानी कि साम्राज्य ढह जाता है। तो अपने पुत्र मोहम्मद को एक सलाह भी देते हैं किस प्रकार, यानी कि इनको पता था, इनकी ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे, इनको पता था कि किस प्रकार एक साम्राज्य को चलाया जाता है। गुलाम होते साथे इन्होंने ये सब चीज़ें सीख ली थी पहले से, क्योंकि इन्होंने पहले अमीर आखूर के पद पर पहुंचते हैं, उसके बाद नायब के पद पर पहुंचते हैं और उसके बाद सुल्तान के पद पर पहुंचते हैं। नायब की उपाधि इनको मिली हुई थी और बचपन का नाम दोस्तों इनको बहाउद्दीन था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको दोस्तों विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने ही अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को सलाह दी थी कि एक जो साम्राज्य का जो कोष होता है, उसके सैनिक वर्ग होता है, उसके अधिकारी वर्ग होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अपने उसके साम्राज्य के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी यानी खंडित हो जाता है, किसी तरीके से हट जाता है वहाँ से, तो ये साम्राज्य है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, यानी कि उसका विखंडन हो जाएगा साम्राज्य का। तो शहजादा मोहम्मद को सलाह देते हैं किस विषय में? राज्य के संचालन, राज्य के प्रशासन के विषय में। शहजादा मोहम्मद को सलाह देते हैं प्रशासन के बारे में। प्रशासन के बारे में शहजादा मोहम्मद को सलाह देते हैं, अपने ही पुत्र को सलाह देते हैं कि किस प्रकार प्रशासन को आपको बरकरार रखना चाहिए, किस प्रकार उसके जो मेन स्तंभ हैं उनको आपको किस तरीके से अपने साथ संजोए रखना है, उनको किस तरीके से आपको लेकर चलना है। तो इन सब चीज़ों को गियासुद्दीन बलबन करते हैं। इसके बाद दोस्तों गुप्तचर प्रणाली का इन्होंने गठन किया है। अब देखते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु, यानी कि 1287 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। मृत्यु 1287 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1287 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो अब समस्या ये होती है कि जो अमीर वर्ग होता है, जो नया अमीर वर्ग होता है, यानी कि 40 गुलामों का दल जो है उसका दमन बलबन पहले ही कर चुके थे। जो नया अमीर वर्ग का जो दल होता है दोस्तों, तो वह अब ये सोचता है कि अब क्या होगा, यानी कि किस प्रकार अब ये नया सुल्तान कौन बनेगा, किस प्रकार से हमारी यानी कि जो पुराने जो इनसे विद्रोह में लगे हुए थे वो जब विद्रोह को और बढ़ाएंगे और सल्तनत गद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह करेंगे, तो किस प्रकार हम उसको संभालेंगे। होता क्या है दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्नी के अनुसार, यानी जो बर्नी है, बर्नी के अनुसार बर्नी क्या कहते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके अमीर वर्ग इनको मतलब जब कब्रिस्तान ले जाते हैं, यानी अपने वस्त्र फाड़ डालते हैं। बर्नी कहता है कि जब इनके जो अमीर वर्ग थे, यानी कि जो बलबन के अमीर वर्ग जिन्होंने बलबन ने जिनको यानी ताजिक जो कि गैर मुस्लिम
गैर मुस्लिम पहले जितने भी अधिकतर वर्ग जो अमीर वर्ग हुआ करते थे वो तुर्की वर्ग के अमीर वर्ग हुआ करते थे। लेकिन गियासुद्दीन बलबन एक ऐसा व्यक्ति था जो तुर्की वर्ग के अमीरों को हटाकर यानी ताजिक यानी कि गैर तुर्की लोगों को अमीर वर्ग में शामिल करते हैं, जिससे तुर्की अमीरों की और गैर तुर्की अमीरों की आपस में विद्रोह हो जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में दोस्तों, तब बर्नी ये विवरण देते हैं कि अमीरों ने यानी कि जो इनके चहेते अमीर थे उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए। यानी जब इनको कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए और वह नंगे पैर जा रहे थे कब्रिस्तान की ओर। और यानी ये कब्रिस्तान का नाम दिया है दारुल अमन को। वो कब्रिस्तान यानी बलबन को ले जाते हुए, उनके सबको ले जाते हुए उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने सर पर रेता फेंकी यानी कि मिट्टी फेंकने के बाद उसको यानी बलबन को दारुल अमन ले जाते हैं और उसके बाद उनको दफन करने के बाद बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं और 40 दिन तक सोते नहीं हैं ठीक से, ना ही खाते हैं ना पीते हैं, ऐसा विवरण बर्नी देते हैं। तो यानी कि इनकी मृत्यु के बाद का विवरण जो दिया है कि अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, उन्होंने अपने सर पे मट्टी फेंकी और दारुल अमन जाते हुए बहुत चीखते रोते हैं, बिल्लाते हैं। इसके बाद वह अब 40 दिन तक बिस्तर पर नहीं लेटते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं। यानी कि बिस्तर पर ना लेटकर वे यानी कि ज़मीन पर लेटते थे, सादी ज़मीन पर, एक बिस्तर को छोड़कर यानी विलासितापूर्ण ज़िंदगी को छोड़कर सादी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे थे। तो ऐसा विवरण बर्नी देते हैं। तो आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना होगा इस कोटेशन को कि मृत्यु पर यानी बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, दारुल अमन को ले जाते हुए उन्होंने अपने सरों पर मिट्टी फेंकी। उन्होंने अपने सरों पर मिट्टी फेंकी। बाद 40 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोए। 40 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोए। तो ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन है बर्नी के अनुसार। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके विषय में कहा है कि अमीरों ने उसके मरने पर अपने वस्त्र फाड़ दिए, दारुल अमन यानी कि कब्रिस्तान का नाम है दोस्तों, ये दिया गया हुआ है, को ले जाते हुए उन्होंने अपने सरों पर मिट्टी फेंकी व 40 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोए। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये बलबन है दोस्तों। बलबन के विषय में ये बर्नी कहते हैं कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो अमीर वर्ग यानी ताजिक वर्ग के लोग कहें, ताजिक यानी कि जो गैर तुर्की हुआ करते थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए, दारुल अमन को ले जाते हुए उन्होंने अपने सरों पर मिट्टी फेंकी व 40 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोए। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी।
कैखुसरो दोस्तों, कैखुसरो। कैखुसरो। तब दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि गयासुद्दीन बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी यानी कैखुसरो, यानी कि ये शहजादा मोहम्मद के पुत्र थे। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु बलबन के शासनकाल में हो जाती है। तो शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, तो आपको याद रखना है कि कैखुसरो को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी चुना। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, लेकिन बलबन के बाद अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बलबन के बाद गद्दी पर यानी कि सुल्तान कौन बनता है, तो आपको याद रखना है कि कैकूबाद। कैकूबाद। तो दोस्तों ये दोनों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कैखुसरो को चुना था। लेकिन जो अमीर वर्ग के यानी कि जो अमीर वर्ग के यानी ताजिक वर्ग के और गैर ताजिक वर्ग के जो लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उन्होंने कैखुसरो को सुल्तान ना बनाकर कैकूबाद को सुल्तान बनाया। तो इन दोनों बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात और बलबन के विषय में कही जाती है कि पालम बाबली लेख किससे संबंधित है। पालम बाबली लेख, पालम बाबली लेख पालम बाबली लेख दोस्तों ये बलबन से संबंधित है। इसके रचनाकार योगेश्वर पंडित हैं। रचनाकार योगेश्वर पंडित हैं। योगेश्वर पंडित। इसके रचनाकार योगेश्वर पंडित हैं। और पालम बाबली लेख में यानी कि बलबन को विष्णु के अवतार की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों विष्णु के अवतार की सुल्तान के क्रम को लेकर प्रश्न बनते रहते हैं। तो आपको दोस्तों ये खास बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि सल्तनत काल कहाँ से शुरू होता है। 1206 से, यानी 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बनते हैं, सल्तनत काल वहीं से शुरू होता है। ये तो बात आपको पता होगी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यानी प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वास्तविक प्रथम सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश है। अगर प्रथम सुल्तान पूछा जाए तो आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और वास्तविक सुल्तान या ये पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो भी इल्तुतमिश दोस्तों आएंगे। और ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो इल्तुतमिश है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये है गुलाम यानी गुलाम वंश के जो शासक वर्ग हैं और उनका शासनकाल है, उसके विषय में भी अब हम जान लेंगे। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से कितने सारे गुलाम वंश के शासक आए और कुछ समय के लिए रुके और उसके बाद चले गए। हालांकि इनके क्रम से लेकर प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनके क्रम को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इनके शासक और उनके शासनकाल के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आराम से गद्दी पर बैठते हैं। उनका शासनकाल यानी कुछ महीनों तक ही रहता है। 1210 ईस्वी में ही वह सुल्तान बनते हैं और 1210 ईस्वी में ही उनको हटा दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल 1210 या 11 से 1236 ईस्वी तक बताया जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह यानी रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में शासन की मतलब सुल्तान की गद्दी प्राप्त होती है। लेकिन हालांकि ये भी कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद रजिया यानी कि जनता रजिया को सुल्तान के पद पर आसीन कर देती है, या रजिया को सुल्तान बनाया जाता है। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का है दोस्तों। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, यानी 1240 से 1242 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन महसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं, 1242 से 1246 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक माना जाता है, 65 या 66 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों
कैकुबाद यानी कि कैकुबाद और क्यूमर्स गद्दी पर बैठते हैं, जिनका अल्पकालीन तक शासनकाल रहा 1287 से 1290 ईस्वी तक। कहते हैं कि बलबन के मृत्यु के बाद बलबन ने अपने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन दोस्तों अमीर वर्ग के जो लोग थे उन्होंने कैकुबाद को सुल्तान बनाया। हालांकि कैकुबाद ज़्यादा लंबे समय तक सुल्तान नहीं रहा। उस कैकुबाद को लकवा लग जाता है, जिसके कारण उसको एक तरकेश नामक व्यक्ति उसको नदी में फेंक देता है, जिसकी उससे मृत्यु जाती है। और क्यूमर्स नामक व्यक्ति को यानी कि क्यूमर्स को गद्दी हस्तांतरित हो जाती है। क्यूमर्स भी कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठते हैं और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और इस प्रकार एक गुलाम वंश का अंत होकर एक नई क्रांति आती है, यानी खिलजी क्रांति जो जानी जाती है वो क्यूमर्स की हत्या से संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी क्रांति के रूप में जानी जाती है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों ये रहा गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गुलाम वंश के शासक हैं। और इनके क्रम को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, एक प्रश्न दोस्तों और भी बनता है जिसको आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, तो दोस्तों आपको क्यूमर्स का नाम याद रखना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत का क्यूमर्स ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो दोस्तों ये थी हमारी गुलाम वंश के शासक वर्ग और उनके शासनकाल के विषय में जो आपको बताया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। हमारी आज की ट्रिक रुक, रजिया, बाहर, मसूद, महमूद, बलबन खड़े, यानी कि रुक यानी रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उसके बाद रजिया का शासनकाल आता है दोस्तों। उसके बाद बहराम शाह, बाहर यानी बहराम शाह, मसूद यानी मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और उसके बाद बलबन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। रुक, रजिया, बाहर, मसूद, महमूद, बलबन खड़े शब्द आपको छोड़ना है दोस्तों। खड़े शब्द को आपको याद नहीं रखना है, बाकी सभी शब्दों को आपको याद रखना है। यानी रुक यानी कि रुक से रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रजिया यानी रजिया और बाहर यानी बहराम शाह, मसूद यानी मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो दोस्तों अब आपको इसके टोटल क्रम जो यानी कि क्रम बताएंगे दोस्तों, आपको ये किस क्रम में मतलब किस प्रकार याद रखना है इस क्रम को। और दोस्तों इनका नाम मैं लिख देता हूँ। रुक यानी रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रजिया यानी रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, और अंत में गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। रुक, रजिया, बाहर, मसूद, महमूद, बलबन खड़े। रुक यानी रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रजिया यानी रजिया सुल्ताना, बाहर यानी बहराम शाह, मसूद यानी अलाउद्दीन मसूद शाह, महमूद यानी नासिरुद्दीन महमूद और बलबन यानी गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।